प्रश्न, राजनीति में तुलना की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, तुलना क्यों करें? दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। चाहे स्कूल के बाद पढ़ाई के लिए विषय चुनना हो, कपड़े, फोन या अन्य कोई चीज खरीदना हो, तुलना लगातार शामिल होती है। राजनीति एक और भी अधिक महत्वपूर्ण और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है जिसमें विभिन्न घटनाओं को समान करने, उनमें अंतर करने और उनका आंकलन करने के लिए तुलना की आवश्यकता होती है। टॉड लैंडमैन 2008 ने तुलना के 4 कारणों की पहचान की है। प्रासंगिक विवरण, वर्गीकरण, परिकल्पना परीक्षण और भविष्यवाणी। 1. प्रासंगिक विवरण। यह राजनीतिक वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि देश क्या है। यह तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है जिसमें किसी विशेष देश या देशों के समूह की राजनीतिक घटनाओं और घटनाओं का वर्णन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बाहरी पर्यवेक्षक को एक ऐसी प्रणाली की समझ प्रदान करता है जो उसे पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। यह पहलू पहली परंपरा के निकट है और तुलनावादियों को एक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। जबकि कुछ आलोचकों का कहना है कि एकल देश के अध्ययन को वास्तव में तुलनात्मक नहीं माना जा सकता है, किसी विशेष देश या देशों के समूह का अध्ययन करने के लाभ है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण हमें संसदीय प्रणाली के लाभों और सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे हमें अन्य मामलों का आकलन करने में मदद मिल सकती है जहां समान या विपरीत व्यवस्था मौजूद है। 2. वर्गीकरण। इसका तात्पर्य सूचनाओं को सरल और व्यवस्थित करना है ताकि इसे आसानी से देखा और वर्गीकृत किया जा सके। वर्गीकरण उन श्रेणियों के समूहन की अनुमति देता है जो समान नहीं है, लेकिन उनमें कुछ स्तर की समानता है। उदाहरण के लिए, आइए हम दो देशों की कल्पना करें जहां एक में संसदीय प्रणाली है, जबकि दूसरे में राष्ट्रपति प्रणाली है। दोनों के बहुत अलग नियम है, लेकिन दोनों को लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्गीकरण के माध्यम से राजनीति की दुनिया को कम जटिल बना दिया गया है। सबसे पहले ज्ञात तुलनात्मकवादियों में से एक, अरस्तु 384 से 322 बीसी, ने 158 शहर राज्यों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए एक ही तर्क का इस्तेमाल किया। राजशाही, अभिजात वर्ग, राजनीति, अत्याचार, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, शासन करने वालों की संख्या, और अच्छे या भ्रष्ट रूपों के आधार पर अरस्तु के वर्गीकरण को निम्नलिखित शब्दों के माध्यम से संक्षेपित किया जा सकता है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, अच्छा या भ्रष्ट, निरंकुश तंत्र, वर्गतंत्र अथवा अल्पतंत्र, लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र। इसी तरह, तुलनात्मक सामाजिक क्रांति पर सबसे प्रमुख कार्यों में से एक, पेड़ास्कोकपोल के राज्य और सामाजिक क्रांति फ्रांस, रूस और चीन का एक तुलनात्मक विश्लेषण 1979 राज्य संरचनाओं, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों और वर्ग संबंधों की भूमिका का एक वर्गीकृत विश्लेषण प्रदान करता है। वह इसका उपयोग फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और चीनी क्रांति की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए करती है। 3. परिकल्पना परीक्षण। व्यवहार ज्ञान का वर्णन एवं वर्गीकरण करने के बाद अगला तार्किक कदम उन कारकों को समझना है जो बताते हैं कि क्या वर्णित और वर्गीकृत किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा गया है और इसका तात्पर्य कारकों की खोज से है ताकि बेहतर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। यह पहलू तुलनात्मक राजनीति की दूसरी परंपरा के निकट है जो विश्लेषण पर आधारित है और चरों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। तुलनात्मक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान द्वारा मान्य चरों के बीच विश्लेषणात्मक संबंधों पर ध्यान केंद्रित है, एक ऐसा फोकस जो उस संदर्भ में अंतर से संशोधित होता है जिसमें हम उन चरों का निरीक्षण और माप करते हैं। रैंड लिजेफर्ट का दावा है कि तुलना चरों के बीच परिकल्पित अनुभवजन्य संबंधों के परीक्षण में मदद करती है। तुलनात्मक विश्लेषण से अधिक जानकारी का संचय होता है, जो एक बेहतर और अधिक संपूर्ण व्याख्यात्मक सिद्धांत होने में मदद करता है। इसलिए, देशों की तुलना करते समय और परिकल्पना का परीक्षण करने से जानकारी के एक बड़े पूल के संचय की अनुमति मिलती है और दुनिया के बारे में लोगों के ज्ञान में सुधार होता है। देशों की तुलना और इस तरह की तुलना के आधार पर सामान्यीकरण संभावित परिणामों की पूर्वानुमान करने की अनुमति देता है। अन्य देशों में संभावित परिणाम जो मूल तुलना में सम्मिलित नहीं है, एक मजबूत सिद्धांत के आधार पर किए जा सकते हैं। साथ ही, कुछ कारकों और शर्तों के आधार पर भविष्य में परिणामों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। पूर्वानुमेयता एक अच्छे सिद्धांत का एक उत्कृष्ट गुण है और यह दावा किया जाता है कि एक उत्तम सिद्धांत बेहतर सटीकता के साथ परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इन 4 कारणों के अलावा, तुलना हमें कम ज्ञात राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। यह विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समायोजन में परिणाम में अंतर समझने में भी मदद करता है। यह समझने में भी मदद करता है कि देश जिस तरह से विकसित होते हैं उनका विकास क्यों होता है और वे जिस तरह से शासित होते हैं उन पर क्यों शासन किया जाता है। हेग, हैरोप और मैकॉमिक 2016 तुलनात्मक राजनीति के 2 प्रमुख उद्देश्यों की पहचान करते हैं। 1. यह राजनीतिक विश्व के बारे में किसी की समझ को विस्तृत करता है। 2. यह राजनीतिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।
इसी तर्ज पर तर्क देते हुए न्यूटन एवं वैन डेथ 2010 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए 3 महत्वपूर्ण कारण प्रदान करते हैं। 1. दूसरों देशों के ज्ञान के बिना कोई अपने देश को नहीं समझ सकता है। 2. अन्य देशों की पृष्ठभूमि, संस्थानों और इतिहास को जाने बिना कोई अन्य देशों को नहीं समझ सकता है। 3. तुलनात्मक पद्धति के बिना कोई भी सरकार और राजनीति के बारे में वैध सामान्यीकरण नहीं कर सकता है। इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्णन करना, विश्लेषण करना, भविष्यवाणी करना और सामान्यीकरण करना तुलनात्मक राजनीति के 4 प्रमुख गुण हैं जो इसे व्यापक राजनीतिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू बनाते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.